हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल BSA ट्रिकी क्लासेस। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जो है हिंदी के क्वेश्चंस कवर करेंगे। और ये प्रश्न आपके UPSI परीक्षा, लेखपाल परीक्षा, जो दिल्ली हेड पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम होना है, और UPSSC का PET एग्ज़ाम, तो इन सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और इससे पहले हमने 3 पार्ट्स कंप्लीट कर लिए हुए हैं, तो आप लोग वो पार्ट भी ज़रूर देखिए। तो फ्रेंड्स, ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि कई बड़ी बड़ी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। तो मैं हूं शिवम कुमार और स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल BSA ट्रिकी क्लासेस में। तो ठीक है फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं वीडियो को। और आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि इसमें और लोग भी जुड़ जाएँ। तो ठीक है दोस्तों, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, आपका पहला क्वेश्चन है कि अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ। तो फ्रेंड्स, आपको बताना है कि अधिकतर भाषाओं यानी कि अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पूछा गया है। और आप लोग खुद ही क्वेश्चन का लेवल देख के समझ गए रहे होंगे कि जो है कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो सकता है आपके एग्जाम के लिए। तो दोस्तों, अब आपको बताना है कि अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है। ये कुछ लिपियां हैं आपके सामने। और अब आप बताइए कि आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर क्या होगा। तो वेरी गुड फ्रेंड्स, और इस क्वेश्चन का आंसर अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर 4, ठीक है, ब्राह्मी लिपि, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। ठीक है, अधिकतर भारतीय भाषाओं का जो विकास हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है, ये हुआ है ब्राह्मी लिपि से। ऑप्शन नंबर 4 आपका इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ब्राह्मी लिपि। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है कि हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। तो काफ़ी सिंपल सा प्रश्न है, इसको आप लोग कई बार इसको पढ़ा होगा आपने, कई बार नहीं, कई बार इसको पढ़ा होगा आप लोगों ने। और अब बताइए कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो इसको मैं तो बिना ऑप्शंस के ही आप लोग इसको बता देंगे। तो फ्रेंड्स, आपके क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, देवनागरी। ऑप्शन नंबर 3 या ऑप्शन नंबर C आपका इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही उत्तर है। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, देवनागरी लिपि में। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो फ्रेंड्स, आपका अगला प्रश्न है कि वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है। तो अब बताइए आप लोग कि वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप कौन सा है, अवधी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली या देवनागरी। तो फ्रेंड्स, बात हुई है वर्तमान हिंदी की। ठीक है, तो वर्तमान हिंदी का जो प्रचलित रूप है ये खड़ी बोली। ठीक है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपके लिए। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है खड़ी बोली। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है ना, चलिए अब हम ले चलते हैं आपको आगे इस वीडियो के अगले प्रश्न की तरफ। तो फ्रेंड्स, आपका अगला प्रश्न है कि हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। तो देखिए, फिर से क्वेश्चन है, पर आप लोग ध्यान से देख लीजिए, समझ लीजिए कि हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। तो ये छत्तीसगढ़ी बोली किस प्रकार की हिंदी की भाषा है। तो ये आपके ऑप्शन है, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी या राजस्थानी हिंदी। तो अब आप बताएंगे हमको कि आपके क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड देखिए, अगर हम बात कर रहे हैं हिंदी भाषा की बोली के वर्गीकरण के आधार पर, तो जो छत्तीसगढ़ी बोली है ये है पूर्वी हिंदी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा, पूर्वी हिंदी। ऑप्शन नंबर 1 या ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। तो अब आप बताएंगे हमको, ठीक है, कि कौन सी जो है पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। तो बताइए। तो वेरी गुड फ्रेंड्स, दोस्तों, भाइयों, और आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, बघेली। ठीक है,
ठीक है ना। जो बघेली है ये जो है पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। तो मेरे भाइयों, दोस्तों, सिस्टर्स, जिनका भी आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 आया है बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है ना। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। तो आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से बताइए कि नवीन विकास ध्वनियाँ कौन सी हैं। तो ये देखिए, इनमें से आपको बताना है दोस्तों, इनमें से आपको बताना है कि नवीन विकास ध्वनियाँ कौन सी हैं। तो ऑप्शन सब आपके सामने है का, गा, उ, ए, औ और शा, सा। तो बताइए कि नवीन विकास ध्वनियाँ कौन सी हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें आपके क्वेश्चन नंबर 6 के राइट आंसर की, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, शा और सा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ये जो है नवीन विकास ध्वनियाँ हैं। ऑप्शन नंबर 4 आपका इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही उत्तर है। तो फ्रेंड्स, आपका अगला प्रश्न है कि का, गा, जा और फा ध्वनियाँ किसकी हैं। तो फ्रेंड्स, अब आपको बताना है कि का, गा, जा और फा, ठीक है, का, गा, जा और फा ध्वनियाँ किसकी हैं। ये आपके ऑप्शंस हैं संस्कृत की, अरबी, फारसी की, अंग्रेज़ी की और दक्षिण भाषाओं की। तो अब आप बताइए कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, अरबी फारसी की। जो का, गा, जा और फा ध्वनियाँ हैं ये हैं अरबी फारसी की। ऑप्शन नंबर 2 आपका इससे हो जाएगा अरबी फारसी की। ठीक है। तो दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है कि हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है। तो अब आप लोग बताइए कि हिंदी में मूल रूप से वर्णों की संख्या कितनी है। 50, 51, 52 या 53। तो फ्रेंड्स, आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 52। ठीक है, 52। चलिए, आपका अगला प्रश्न है कि छा, ये जो वर्ड है छा, तो ये जो छा ध्वनि किसके अंतर्गत आती है। तो किसके अंतर्गत आती है। मूल स्वर, घोष वर्ण, संयुक्त वर्ण या तालव्य। तो बताइए कि छा ध्वनि किसके अंतर्गत आती है। तो वेरी गुड। और आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, संयुक्त वर्ण। ठीक है, जो छा ध्वनि है ये जो है संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आती है। तो ऑप्शन नंबर 3 या ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है, संयुक्त वर्ण। ठीक है। चलिए, अब आपका टॉपिक है कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो ये देखिए, कुछ वर्तनी यानी कि स्पेलिंग दी गई हुई हैं और अब आपको बताएं कि इनमें से कौन सी वर्तनी सही है। तो फिर देखिए, इसमें ऑप्शन नंबर 1 और जो 2 हैं, ठीक है, ये सेम है। तो ये दो आप कैसे हो जाएंगे, तरुण। ठीक है, तरुण। ठीक है, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 1 एंड 2 ये दोनों सही हैं। ऑप्शन नंबर 1 एंड 2। ठीक है ना। चलिए, ले चलते हैं आपको आगे इस वीडियो के अगले प्रश्न की तरफ। तो अब आपको फिर से बताना है कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो अब आपको फिर से शुद्ध वर्तनी का चयन करना है और बताइए कि जो कुमुदनी लिखा है तो इनमें से कौन सा सही है। टाइम लीजिए थोड़ा सा और बताइए कि अब आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स, आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, कुमुदनी। ठीक है, ये जो है सही लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है। चलिए, अब आप लोग फिर से बताइए कि शुद्ध वर्तनी कौन सी है। बर्तन की, बर्तन, बर्तन, बर्तन और बर्तन। तो फ्रेंड्स, ये काफ़ी सिंपल सा प्रश्न है और इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, ये दो ऑप्शन सेम हैं। ठीक है, तो जैसा भी होगा आपको कमेंट, अगर ये दोनों आपको लगते हैं कि यही तो सही है, यानी कि यही वर्ड आपका सही है, तो आप हमको कमेंट में 2/4 देंगे लिख के। ठीक है, और अगर आपको लगता है कि ये वाला सही है तो 3 देंगे, अगर ये लगता है तो आप ऑप्शन नंबर 1 देंगे। ठीक है ना। इसको आपको आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है। चलिए, ले चलते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। तो फ्रेंड्स, आपका अगला प्रश्न है कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो आप बताइए कि प्रतिष्ठा जो है कौन सा वर्ड है जो सही लिखा है, प्रतिष्ठा। आप लोग कमेंट में रिप्लाई नहीं करते हैं तो प्लीज़ कमेंट में रिप्लाई जरूर किया करिए। ठीक है।
तो वेरी गुड फ्रेंड्स, और आपके क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, प्रतिष्ठा, ये जो है सही लिखा हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, ये अच्छा प्रश्न है। और अब आप लोग बताइए कि शुद्ध वर्तनी कौन सी है मृत्युंजय की, कि मृत्युंजय की शुद्ध वर्तनी कौन सी है। तो वेरी गुड फ्रेंड्स, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 मृत्युंजय, ये जो है सही लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो फ्रेंड्स अब आपको बताना है कि निरर्थक का सही संधि विच्छेद है। तो अब आपको बताना है कि निरर्थक शब्द का, निरर्थक का संधि विच्छेद कौन सा है जो है सही है। आपके ऑप्शन है निर प्लस अर्थक, निरा प्लस अर्थक, नि प्लस अर्थक या निरा प्लस अर्थक। तो बताइए कि निरर्थक का सही संधि विच्छेद कौन सा होता है। तो फ्रेंड्स आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, निहा प्लस अर्थक, ऑप्शन नंबर सी इसमें सही हो जाएगा आपका। निरर्थक का ये संधि विच्छेद सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो फ्रेंड्स आपका अगला प्रश्न है कि धरेश का सही संधि विच्छेद कौन सा है। ठीक है, तो बताइए फ्रेंड्स कि धरेश का सही संधि विच्छेद क्या है। तो फ्रेंड्स इसको भी आप लोग हमको कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, ठीक है, ये 2 क्वेश्चन आपके कमेंट बॉक्स में के लिए होंगे। धरेश का सही संधि विच्छेद आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो फ्रेंड्स आपका अगला प्रश्न है कि महोष्ण का सही संधि विच्छेद है। तो अब आप लोग बताइए कि महोष्ण का सही संधि विच्छेद कौन सा है। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं और बताइए कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, कि महोष्ण का सही संधि विच्छेद क्या होता है। तो वेरी गुड फ्रेंड्स, और आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी महा प्लस उष्ण। ठीक है, ये जो है बिल्कुल सही संधि विच्छेद है। ऑप्शन नंबर डी आपका इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, महा प्लस उष्ण। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो फ्रेंड्स आपका अगला प्रश्न है कि आशीर्वाद का सही संधि विच्छेद है। तो अब आप लोग बताइए कि आशीर्वाद का सही संधि विच्छेद कौन सा है। अच्छा प्रश्न बताइए। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी से होगा आशी प्लस वाद। ठीक है, आशीर्वाद का सही संधि विच्छेद है। ठीक है, चलिए अब आपका प्रश्न है कि प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है। तो अब आप लोगों को बताना है कि प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है, प्रा, परा, परि या प्रति। तो काफ़ी सिंपल सा प्रश्न था दोस्तों, और आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 प्रति। ठीक है, प्रति शब्द उपसर्ग जो है, प्रति उपसर्ग प्रयुक्त है किसमें, प्रतिकूल में। ठीक है ना दोस्तों। चलिए दोस्तों अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी तो प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए तो फ्रेंड्स आपका अगला प्रश्न है कि निम्नांकित में से कौन सा शब्द कृदंत प्रत्यय से बना है। तो कौन सा शब्द जो है कृदंत प्रत्यय से बना है आपको बताना है, रंगीली, बिकाऊ, दुधारू या कृपालु। तो फ्रेंड्स ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 23 है, और अगर हम बात करें इसके राइट आंसर की तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो बिकाऊ है ये जो है कृदंत प्रत्यय से बना हुआ है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका इस प्रश्न के लिए। ठीक है, कृदंत। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है। तो किस शब्द में जो है आवा प्रत्यय नहीं है। तो देखिए दिखावा, चढ़ाओ, लावा या भुलावा में से किसमें जो है आवा प्रत्यय नहीं है। तो फ्रेंड्स आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 चढ़ाओ। ठीक है,
चढ़ाव में अगर जब चढ़ावा होता तो सही था, ठीक है। तो चढ़ाव में आवा प्रत्यय नहीं है, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपके इस प्रश्न के लिए, चढ़ाव, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो फ्रेंड्स आपका अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा शब्द समूहवाचक प्रत्यय नहीं है। तो लोग, गण, वर्ग और प्रेस, तो इनमें से कौन सा समूहवाचक प्रत्यय नहीं है। तो काफी सिंपल सा प्रश्न था और आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 4 जो है प्रेस। प्रेस जो है ये समूहवाचक प्रत्यय नहीं है, ऑप्शन नंबर 4 या ऑप्शन नंबर डी आपका इसमें से हो जाएगा, ठीक है। चलिए आपका अगला प्रश्न है कि मुख दर्शन में कौन सा समास है। तो अब आप हमें बताएंगे कि मुख दर्शन में कौन सा समास है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, तत्पुरुष समास। मुख दर्शन में तत्पुरुष समास है, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, तत्पुरुष समास, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास का सही उदाहरण है। तो अब आप लोग बताइए कि कौन सा शब्द जो है बहुव्रीहि समास का सही उदाहरण है। आपके ऑप्शन है निशिदिन, त्रिभुवन, पंचानन या पुरुष सिंह। तो वेरी गुड फ्रेंड्स, और अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि पंचानन, यानी कि पंचानन यानी कि 5 हैं आनन जिसके, तो ये जो है बहुव्रीहि समास का सही उदाहरण है, ऑप्शन नंबर 3 या ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए अब हम दिखाते हैं आपको अगला प्रश्न। तो फ्रेंड्स आपका अगला प्रश्न है कि निशाचर में कौन सा समास है। तो अब आप लोग हमें बताइए कि निशाचर में कौन सा समास है, यानी कि रात को विचरण करने वाला। तो निशाचर में कौन सा समास है। तो फ्रेंड्स निशाचर में होता है बहुव्रीहि समास, ठीक है। निशाचर यानी कि रात को विचरण करने वाला, अर्थात प्रेत भूत, है ना। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, बहुव्रीहि समास, ठीक है। कौन सा, बहुव्रीहि, याद रखिएगा भूलना मत। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अब आप हमें बताएंगे चौराहा में कौन सा समास है। ये तो काफी सिंपल सा प्रश्न है, और अब बताइए कि चौराहा में कौन सा समास है। तो वेरी गुड फ्रेंड्स, आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 द्विगु, ठीक है। 4 राहुओं का समूह, ठीक है, संख्या आ रही है, तो इसमें है द्विगु समास, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, द्विगु, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो फ्रेंड्स आपका अगला प्रश्न है कि दशमुख में कौन सा समास है। तो अब आप हमें बताइए कि दशमुख में कौन सा समास है, कर्मधारय, बहुव्रीहि, तत्पुरुष या द्विगु। तो फ्रेंड्स आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10 मुख, यानी कि 10 है मुख जिसके, ठीक है, ठीक है, 10 यानी कि जो है रावण, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी या ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बहुव्रीहि समास, ठीक है। चलिए अब हम दिखाते हैं आपको आपका अगला प्रश्न। तो फ्रेंड्स आपका अगला प्रश्न है कि प्रयोग की दृष्टि से, ध्यान से देखिएगा, कि प्रयोग की दृष्टि से सूक्ष्म अंतर व्यक्त करने वाले जो है शब्द क्या कहलाते हैं। तो प्रयोग की दृष्टि से बिल्कुल सूक्ष्म जो है अंतर व्यक्त करने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, जिसमें कि बिल्कुल छोटा सा अंतर दिखाई दे। तो फ्रेंड्स इन्हें जो है बोलते हैं समानार्थक शब्द, ठीक है। यानी कि प्रयोग की दृष्टि से सूक्ष्म अंतर व्यक्त करने वाले शब्दों को बोलते हैं समानार्थक शब्द। ऑप्शन नंबर 2 या ऑप्शन नंबर बी आपका इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो फ्रेंड्स आपका अगला प्रश्न है कि यौगिक शब्द कौन सा है। तो अब आपको बताना है कि यौगिक शब्द कौन सा है, पंकज, पाठशाला, दिन या जलज।
तो फ्रेंड्स आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, पाठशाला, तो बिल्कुल सही आंसर है आपका। जो पाठशाला है ये यौगिक है। ऑप्शन नंबर 2 या ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें सही हो जाएगा, पाठशाला। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। तो फ्रेंड्स आपका अगला प्रश्न है कि विभावरी किस प्रकार का शब्द है। तो जो विभावरी है ये किस प्रकार का शब्द है, ये ऑप्शंस हैं आपके, और आप बताइए कि आपके क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तत्सम। जो विभावरी है ये जो है तत्सम शब्द है। ऑप्शन नंबर 1 आपका इसमें सही हो जाएगा, तत्सम। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो फ्रेंड्स आपका अगला प्रश्न है कि योग रूढ़ शब्द कौन सा है। तो अब आपको बताना है कि योग रूढ़ शब्द कौन सा है। पीला, घुड़सवार, लंबोदर या नाक। तो फ्रेंड्स आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, लंबोदर। ठीक है, क्योंकि ये जो है 2 वर्डों के योग से बना है ना, लंबोदर। तो आपके लिए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 या ऑप्शन नंबर सी, लंबोदर। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो फ्रेंड्स आपका अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। दोस्तों अब जो है आपको इनमें से पड़ोसी, गोधूम, बहु और शहीद में से तत्सम शब्द का चयन करना है। तो आप बताइए कि आपको क्या लगता है कि आपके क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर क्या होगा। तो अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि गोधूम, ठीक है, तो ये जो है बिल्कुल सही आंसर है। जो गोधूम है ये एक तत्सम शब्द है, गोधूम। ठीक है, चलिए आपका इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब हम ले चलते हैं आपको आपके अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। तो दोस्तों अब आपको बताना है कि भाववाचक संज्ञा बनाइए। तो ये लड़कापन, लड़कई, लड़कपन और लड़कईपन, इनमें से जो है भाववाचक संज्ञा कौन सी है बताइए। तो बताइए दोस्तों कि अब आपके क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर क्या होगा। तो डियर फ्रेंड्स अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि लड़कपन, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। जो भाववाचक संज्ञा है ये है लड़कपन। ऑप्शन नंबर 3 आपका इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही उत्तर है, लड़कपन। ठीक है ना, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो फ्रेंड्स आपका अगला प्रश्न है कि सच्चरित्रता किस मूल शब्द से बना हुआ है। तो सच्चरित्रता किस मूल शब्द से बना हुआ है, ये आपके ऑप्शंस हैं, और अब बताना है आपको कि आपके क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर। तो उड़ा दीजिए प्रश्न को और अब बताइए। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जो पिछले वाले क्वेश्चंस हैं, ठीक है, तो उनके आंसर्स आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप उनके आंसर्स हमको ज़रूर दीजिएगा। तो अब बताइए आप लोग कि सच्चरित्रता किस मूल शब्द से बना हुआ है। तो वेरी गुड फ्रेंड्स, आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर जो है आपने चुना है ऑप्शन नंबर बी, चरित्र, यानी कि सच्चरित्रता, ये जो है इसका जो मूल शब्द है ये है चरित्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 आपका इसमें सही हो जाएगा, चरित्र। ठीक है ना, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि कौन सा शब्द बहुवचन है। तो अब आपको बताना है कि कौन सा जो है शब्द बहुवचन है। माता, प्राण, लड़का, किताब, ये तो प्रश्न काफ़ी जो है इजी होते हैं, और अगर आपको प्रॉब्लम होती है इनको डिफाइन करने में तो हम बता दें आपको, आप लोग इनको जो है अपने मन से किया करें। जैसे कि अगर माता का बहुवचन हो जाए, मातों हो तो होगा नहीं। ठीक है, यानी जैसे माता है इसको आप लोग बोल लीजिए, जैसे कि माता जी खड़ी हैं। अब माताएं जी खड़ी ऐसा तो नहीं होगा ना। चलिए
अब उसका प्राण निकल गया, ऐसा तो हो नहीं सकता क्योंकि उसके प्राण निकल गए, है ना, या उसने प्राण त्याग दिए, है ना, तो ये बनना है ना बहुवचन। तो इसलिए आपके क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्राण। ठीक है, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर 2 आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए दोस्तों, अब आपका अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो कपट, सुंदरता, मूर्खता और निद्रा, तो इनमें से बताइए कि कौन सा शब्द जो है वो पुल्लिंग है। अच्छा प्रश्न है, बताइए। तो वेरी गुड फ्रेंड्स, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर ए, कपट, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका, सॉरी यस, बात हुई है पुल्लिंग की, तो ये इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा, मुझे लगा स्त्रीलिंग है। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, कपट। ठीक है, हमें कपट नहीं करना चाहिए। ठीक है, चलिए आपका ऑप्शन नंबर एक बिल्कुल सही आंसर है, कपट। चलिए अब आपका प्रश्न है कि गीदड़ का स्त्रीलिंग क्या होगा। तो अब आप बताइए कि गीदड़ का स्त्रीलिंग क्या होगा। तो ये टोटल ऑप्शंस आपके सामने हैं और आप बताइए। तो फ्रेंड्स आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, गीदड़ी। ठीक है, ये होता है गीदड़ का स्त्रीलिंग। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो फ्रेंड्स आपका अगला प्रश्न है कि दर्प का पर्यायवाची शब्द है। तो अब आपको बताना है कि दर्प का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। तिरस्कार, अहंकार, गर्व या स्वाभिमान। तो फ्रेंड्स काफ़ी अच्छा प्रश्न था और इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर बी यानी कि अहंकार, तो बिल्कुल सही आंसर है आपका। जो दर्प का पर्यायवाची होता है वो होता है अहंकार। ऑप्शन नंबर 2 आपका इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अहंकार। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो आपका अगला प्रश्न है कि सेना का पर्यायवाची शब्द है। तो अनेक, सैनिक, अरि और अतनु में से कौन सा जो है सेना का पर्यायवाची है। तो फ्रेंड्स आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि अनेक, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। ये जो है सेना जो है अनेक का पर्यायवाची है, याद रखिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पूछा हुआ। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अब आपका अगला प्रश्न है कि प्रसून का पर्यायवाची है। ये जो वर्ड है प्रसून, तो अब आपको इसका पर्यायवाची बताना है क्या होता है प्रसून का पर्यायवाची। तो फ्रेंड्स आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुष्प। ठीक है, प्रसून का पर्यायवाची होता है पुष्प। ऑप्शन नंबर बी आपका इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही उत्तर है, पुष्प। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। तो दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि अमृत का पर्यायवाची शब्द है। तो अमीय, ठीक है, अमीय, सुधा, पीयूष और सरला, तो इनमें से बताइए कि अमृत का पर्यायवाची शब्द कौन सा होता है। तो फ्रेंड्स आज कुछ हम क्वेश्चंस आपको ज़्यादा दे रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम इस क्वेश्चन को बता दें, काफ़ी सिंपल सा प्रश्न है, तो इसको भी आप लोगों में कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, अमृत का पर्यायवाची। चलिए तो आपका अगला प्रश्न है कि विभावरी का पर्यायवाची शब्द है। तो विभावरी का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है क्या होता है। विभावरी का होता है रात, है ना, तो रात तो इसमें है नहीं। आप बताइए कि आपके इस क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम कमेंट बॉक्स में नहीं देंगे। बताइए कि अच्छा प्रश्न है कि विभावरी का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, शर्षदा। ठीक है, ये होता है विभावरी का पर्यायवाची। ऑप्शन नंबर 3 आपका इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, शर्षदा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो आपका अगला प्रश्न है कि तरणी का पर्यायवाची शब्द है। तो अब आपको तरणी का पर्यायवाची शब्द बताना है, सेम ऑप्शंस का है, बताइए।
तो फ्रेंड्स अगर आपने चुना है आपके क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सूर्य, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका, ठीक है, सॉरी, यस, ऑप्शन नंबर ए का आपका सही हो जाएगा सूर्य, ठीक है, तरडी का पर्यायवाची, ऑप्शन नंबर एक से होगा आपका सूर्य, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो आपका अगला प्रश्न है कि अनाथ का विलोम शब्द है। तो काफ़ी सिंपल सा प्रश्न है कि अनाथ का विलोम होता है सनाथ, बताने की जरूरत ही नहीं है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन कई बार डिस्कस किया गया एग्जाम्स में और आपको बताना है कि अल्पज्ञ का विलोम शब्द है। तो अब आप बताइए कि अल्पज्ञ का विलोम शब्द क्या होता है? अवज्ञ, सर्वज्ञ, अभिज्ञ या कृतज्ञ? तो फ्रेंड्स आपके इस क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, सर्वज्ञ। अल्पज्ञ का विलोम होता है सर्वज्ञ, ठीक है। चलिए आपका अगला प्रश्न है कि सकारात्मक का विलोम शब्द है। दोस्तों ये भी काफ़ी सिंपल सा प्रश्न है और अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के राइट आंसर की तो सकारात्मक का विलोम होता है नकारात्मक, ठीक है। ऑप्शन नंबर एक में है नकारात्मक, तो इसमें सही होगा आपका ऑप्शन नंबर एक, नकारात्मक जो है सकारात्मक का विलोम होता है, ठीक है दोस्तों। तो फ्रेंड्स आपका अगला और अंतिम प्रश्न है कि सन्मुख का विलोम शब्द है। तो उन्मुख, विमुख, प्रमुख और अधिमुख, तो इनमें से बताइए कि सन्मुख का विलोम शब्द क्या है? तो वेरी गुड फ्रेंड्स, और आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, विमुख, ठीक है। सन्मुख का विलोम होता है विमुख, ऑप्शन नंबर 2 या ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें से आंसर हो जाएगा विमुख। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, ठीक है दोस्तों। कुछ अगर मिसप्रिंट हुआ हो तो उसके लिए सॉरी, ठीक है। अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, ठीक है। प्लीज़ फ्रेंड वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए और ख्याल रखिए अपना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर फ्रेंड्स।